नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ये अपना टेस्ट वाला मॉड्यूल है। इस टेस्ट वाले मॉड्यूल के थ्रू हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से रिवाइज कर लें। जो नए लोग हैं और जो वीडियो को देख रहे हैं, व्हाट वी विल रिकमेंड यू इज़ टू गो इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। उस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन को आप जाएं और वहां से कर लीजिए। हर कॉन्टिनेंट को सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है एंड इट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और जो पुराने लोग हैं, आप लोग टेस्ट दे दिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कुछ क्वेश्चन आप इंफॉर्मेशन को प्लग करने के लिए दिया हुआ है कि आप जो अपने नोट्स को बनाए हुए हैं उसमें जो नए इंफॉर्मेशन रहेगा उसको आप प्लग करेंगे। नोट्स कैसे बनाना है आपको बताया हुआ है। दाहिने साइड में जो 25% आपने स्पेस रखा है उसमें इस चीज़ को ऐड करिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब आप एग्जाम दे तो इट बिकम्स वेरी हैंडी फॉर यू। हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को इसलिए क्लब किया है क्योंकि अगर आप जितने भी अभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम को देखें तो वहां पे एटमॉस्फेयर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सीइंग दैट ट्रेंड वी हैव क्लब्ड दिस एटमॉस्फेयर वाला पार्ट, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा मोनोटोनस भी नहीं हो और आपको कुछ नए इंफॉर्मेशन भी दे दिए जाएं। और कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो भी सलाह होगा उसको बताइएगा, उस पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हमने इसको डाला है कि लाइफ इज लाइक ए बाइसिकल, टू कीप द बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जीवन में बहुत अड़चने हैं, पर आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए साइकिल को चलाते रहना है। जीवन एक साइकिल है, इसको चलाते रहिए और इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, है ना। सबको मिलकर अच्छा रिजल्ट लाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एथाबास्का बेसिन इज फेमस फॉर, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज फेमस फॉर द यूरेनियम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई यूरेनियम, वेयर एथाबास्का बेसिन इज प्रेजेंट। द एथाबास्का बेसिन जो है ना, दिस इज प्रेजेंट इन द कनाडा। कनाडा के बारे में हमने आपको बता रखा है कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। रूस इतना बड़ा है कि इट इज 2 times द कनाडा। सबसे ज्यादा विश्व में बड़ा कोस्टलाइन किसका है? तो सबसे बड़ा कोस्टलाइन जो है वो कनाडा का ही है। कनाडा की राजधानी कहां है? ओटावा राजधानी है इसकी। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो पहला तो हम लोग को यह समझना होगा कि आप बोल रहे हैं कि इट इज फेमस फॉर द यूरेनियम, क्यों है? देखो, एथाबास्का बेसिन जो है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ ए कैनेडियन सिल्ट। ये जो आप कैनेडियन सिल्ट देख रहे हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ ए कैनेडियन सिल्ट। और इसी एथाबास्का बेसिन के पास यहां पे एथाबास्का लेक है, ठीक है। एंड दिस एथाबास्का लेक इज वेरी फेमस फॉर द यूरेनियम। और यूरेनियम एरा गैरा यूरेनियम नहीं, इट इज ऑफ द वेरी हाई ग्रेड यूरेनियम यहां पर मिलता है। और विश्व का जो हाई ग्रेड यूरेनियम होता है, जैसे कोल के केस में हम लोग कहते हैं कि इट इज ऑफ हाई ग्रेड कोल। जब हाई ग्रेड कोल कहते हैं तो उसमें एस का कंटेंट कम होता है। उसी तरह से जब हाई ग्रेड यूरेनियम कहते हैं तो इसके एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। और विश्व का 20% हाई ग्रेड यूरेनियम जो है इसी एथाबास्का बेसिन से, एथाबास्का लेक के पास से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि आप तो ये बताए कि व्हाट इज दिस कैनेडियन सिल्ट। ये तो आप नया टॉपिक बता रहे हैं। देखो, कैनेडियन सिल्ट क्या है ना कि दिस is not the, I'm not talking about the Canadian silt, it is, we are talking about a silt. The silt are the earliest slab of the solidification of the molten crust. मतलब क्या हुआ? देखो, जब अर्थ बना तो क्या बना? क्रस्ट बना, मेंटल बना और कोर बना। जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है अपने डेंसिटी के हिसाब से वो अरेंज करते हैं। पर जो अर्लीस्ट कोर, अर्लीस्ट क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब ऊपरी वाला, जो ऊपर वाला अर्थ का जो पार्ट है, जो इस पर सतह है, जो इस पर हम लोग अभी रह रहे हैं, दैट इज द क्रस्ट। ये जो सिल्ट वो चीज है जो कम से कम अगर आप देखें तो जब अर्थ बना उस समय के बने हुए हैं, 2 to 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। कहने का मतलब है कि ये अभी भी जस के तस हैं। दीज आर वेरी स्टेबल। चूंकि जबकि अर्थ के इरप्शन से, जब अर्थ का मैग्मा आया, मर्थ का मैग्मा जो है ऊपर लावा बना, लावा सॉलिडिफाई करके इग्नियस रॉक बनता है, नीस बनता है, फिर उस इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। तो जब अर्थ से आए तो आपको पता है कि अर्थ से ढेर सारे मिनरल्स निकले होंगे। तो ये जो सिल्ट वाला पार्ट वो पार्ट है जो अर्थ से मिनरल्स आए वो जस के तस पड़े हुए हैं। जब जस के तस पड़े हुए हैं तो अर्थ के वोल्केनिक इरप्शन से ढेर सारे मिनरल्स आते हैं और दिस सिल्ट आर वेरी रिच इन मिनरल्स। इस चीज को याद रखिए, जितने मिनरल्स हैं यूजुअली आप देखेंगे कि सिल्ट पर पाए जाते हैं। दिस सिल्ट इज वेरी स्टेबल, बहुत ही स्टेबल होता है। कैनेडियन सिल्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिल्ट। भारत के केस में कौन सिल्ट है? डेक्कन प्लेट्यू एक सिल्ट का उदाहरण है।
ऑस्ट्रेलियन सिल्ड जो है, अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो हमने अपने आपको ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ बताया था कि अगर आप ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है तो ये जो इसका वेस्टर्न पार्ट और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पर आपको माउंट मैग्नेट मिलता है, कलगुरली मिलता है, कुलगर्दी मिलता है, और ये वाला रीजन जो है बहुत रिच इन गोल्ड है। तो this part, western and the central part of the Australia, is the part of the Australian silt. Africa is very rich in mineral because अफ्रीका का जो है वो अफ्रीकन सिल्ट से बना हुआ है। हम लोग का जो डेक्कन प्लेट्यू वाला बेल्ट है, दैट इज तब जो हम लोग का जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिल्ट, तो वो भी बहुत रिच इन मिनरल्स हैं। तो जहां भी सिल्ट हैं, सिल्ट आर दोज थिंग्स विच वेयर द अर्लीस्ट स्लैब ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन क्रस्ट, अर्लीस्ट स्लैब है क्रस्ट के, इसलिए दे आर वेरी रिच इन द मिनरल्स। और ये जो कैनेडियन सिल्ट है, अगर आप देखें तो यहाँ पर लेक सुपेरियर है, लेक सुपेरियर से लेके ग्रीनलैंड तक एक्सटेंड करता है, एंड दीज आर वेरी रिच इन द मिनरल्स। और यहाँ पर देखिए तो ऊपर में आर्कटिक ओशन वगैरह सब पे एक्सटेंड करता है। तो दिस कैनेडियन सिल्ट इज ह्यूज एंड दिस कैनेडियन सिल्ट इज वेरी फेमस फॉर द यूरेनियम डिपोजिट। ठीक है, इसीलिए हम लोग कनाडा को मिला के रखते हैं क्योंकि यूरेनियम की हमें सप्लाई करता है। ठीक है, दिस विल सफाइस। अथाबास्का बेसिन के पास ही अथाबास्का लेक भी है। ठीक है, तो कैनेडियन सिल्ट और जो सिल्ट का कंसेप्ट है, होप उसको हमने बता दिया। एक तरह से आप मान लीजिए कि दीज आर द काइंड ऑफ ओल्डेस्ट रॉक और ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट विच इज प्रेजेंट। ठीक है, देखो यार, ओजोन होल के बारे में पूछेगा क्योंकि लगातार न्यूज़ में रह रहा है, इसलिए हमने इसको लिया है कि, और एटमॉस्फेयर वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ द ओजोन होल हैपेंड इन, कब होता है डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल? 1985 में इसकी डिस्कवरी होती है। कौन करते हैं? जो फारमैन करते हैं, ब्रेंट गार्डेनियर और जोनाथन फ्रैंकलिन करते हैं। ये स्टडी करने जाते हैं अंटार्कटिका में और होल को डिस्कवर करते हैं। ये फैक्ट नुमा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बताने के लिए नहीं है, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीसीएस तो थोड़ा सा हम लोग को फैक्ट को तैयार करना होगा। तो ओजोन होल ये 3 आदमी डिस्कवर करते हैं अंटार्कटिका में। दिस इज इंपॉर्टेंट। लो अर्थ ऑर्बिट, जो कम पृथ्वी की कक्ष होती है, कैन बी प्लेस्ड इन। बहुत लोग आप लोग इसमें गलत किए होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई और नन मोर देन 1। अब देखो कैसे होता है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को आप मिनिमम 160 किलोमीटर पे भी डाल सकते हैं और मोटा मोटी 1000 किलोमीटर तक तो वो एक्सटेंड करता ही है। पर जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो 36,000 किलोमीटर में कक्ष पे रखा रहता है, 36,000 किलोमीटर। हमने क्या बताया कि ट्रोपोस्फेयर का कहाँ से कहाँ तक हाइट है? 0 से 18 किलोमीटर। 18 से 50 किलोमीटर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। 50 से 80 किलोमीटर कौन है दोस्त? मेजोस्फेयर। और 80 से 400 किलोमीटर के आसपास कौन है? दिस इज द थर्मोस्फेयर, एंड दिस थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड एज द आइनोस्फेयर। और 400 प्लस क्या है? दैट इज 400 प्लस इज कॉल्ड एज द आउटर स्पेस, एंड दिस आउटर स्पेस इज कॉल्ड एज द एक्सोस्फेयर। तो आप कह रहे हैं कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है दैट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन 160 टू 1000 किलोमीटर, सो इट कैन बी प्लेस्ड इन द एक्सोस्फेयर। यस, इट कैन बी प्लेस्ड इन द आइनोस्फेयर विच इज द सेम एज द थर्मोस्फेयर। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ई। कहने का मतलब है, इस प्रश्न का मेरा मकसद ये था कि मैं आपसे आपको पूछ सकूं, आपको टेस्ट कर सकूं कि आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और आइनोस्फेयर वाला डिस्टेंस याद है कि नहीं। बस ये मेरा मकसद था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद द कंटेनिंग, तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मेरा मकसद क्वेश्चन का क्या है कि मैं आपको ये बता सकूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। देखिए, ओजोन कुछ ग्राउंड पर भी, धरती ट्रोपोस्फेयर में भी पाए जाते हैं, और एक जो ओजोन का जो सिस्टम है, कुछ ओजोन जो हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट होता है उसको आप गुड ओजोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। पर कुछ ओजोन जो है वो ग्राउंड पर पाया जाता है, और ग्राउंड पे क्या हो गया, मतलब ट्रोपोस्फेयर में पाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि जो ग्राउंड वाला ओजोन है यही आपका आंख को जलाता है जब अगर, और ये जो ग्राउंड का जो ओजोन फॉर्मेशन होता है ये हाई टेम्परेचर के केस में होता है, गर्मी के दिन में होता है। क्यों होता है? नॉक्स एमिशन के कारण होता है, सॉक्स एमिशन के कारण होता है, जो फ्यूल से जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उसके एमिशन के कारण होता है। और जब उसको हाई टेम्परेचर मिलता है तो ओजोन का फॉर्मेशन होता है। क्यों? आपको पता है कि ओजोन को फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? O2 प्लस O डॉट, इसका पूरा एक साइकिल होता है। उस साइकिल को क्या कहते हैं? चैपमैन साइकिल कहते हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब है चैपमैन साइकिल के फॉर्मेशन से कुछ फॉर्मेशन ग्राउंड पर होता है, क्योंकि जब आप हाई टेम्परेचर और सूर्य की किरणें मिलती हैं तो ग्राउंड पर भी ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड एज द बैड ओजोन, बिकॉज इट इज
डिजास्ट्रस फॉर द क्रॉप्स, क्रॉप की कल्टीवेशन को डैमेज करता है। इट इज़ वेरी कार्सिनोजेनिक और हेल्थ हजार्ड भी करता है। मतलब एक ही ओजोन है, इसको आप ऐसे वगैरह में लिख सकते हैं कि आपका पोजीशन आपका बताता है कि आपका नेचर कैसा होगा। ओजोन सेम है, जब ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है तो बैड ओजोन है, जब ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में है तो हमें जीवन दान के रूप में है, अल्ट्रावायलेट रेज को हमें हिट करने से बचाता है। सो दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैपेंड इन कब? 1987 में। किस डेट को? 16 सितंबर 1987 को। और इसी 16 सितंबर को आप ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। 2021 का ओजोन डे का थीम है ये, जिसको आपको करंट के साथ क्लब करना होगा। वो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अच्छा, ओजोन का डिप्लीशन आप किससे मेजर करते हैं, कैसे उसको डिप्लीशन मेजर करते हैं? ओजोन का कंसंट्रेशन और डिप्लीशन उसको कहते हैं डॉप्सन यूनिट से आप मेजर करते हैं कि बिलो दिस डॉप्सन यूनिट इज कॉल्ड एज द ओजोन डिप्लीशन। कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। ओजोन का फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन इज बेस्ड अपॉन द चैपमैन साइकिल। और एक चीज और आपको बताते चले कि जो मॉन्ट्रियल शहर है, ये कहां पर शहर है? कनाडा का शहर है। और मॉन्ट्रियल जो शहर है, इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर। एक जो नदी है उसका नाम है लॉरेंस नदी, जैसे प्रयागराज वगैरह कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर्स, थ्री रिवर्स पर है। पटना इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री रिवर। और दूसरी जो नदी है वहां का कैपिटल क्या है कनाडा का? ओटावा। ओटावा रिवर और लॉरेंस नदी के संगम पर ही मॉन्ट्रियल बसा हुआ है। और यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है जिसमें क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया जाता है। क्यों? बिकॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाज एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट इन द ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, काफी हो गया इतना। दिस इज गुड। ये एस्किमो लोग हैं, है ना। एस्किमो ट्राइब यूजेज विच इंस्ट्रूमेंट टू किल और हंट फॉर इट सर्वाइवल। देखो, आपको पता है कि ये इसको आप क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। जो सर्दी में जो घर बनाते हैं एस्किमो लोग, उसको कहते हैं इग्लू। एस्किमो लोग कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ठंड प्रदेश में पाए जाएंगे, जैसे कि अलास्का में पाया जाएगा। अलास्का रसिया का पार्ट था और रसिया ने आज जो जमीन के लिए, एक बूंद जमीन के लिए रसिया लड़ रहा है, यूक्रेन पर हमला कर रहा है, क्रीमिया पे हमला कर रहा है, रसिया से अपना पार्ट नहीं समझ पाया और 1867 में इसने अमेरिका को बेच दिया। अलास्का में पाए जाएंगे। पाए क्या जाएंगे? एनिमल थोड़ी हैं, मतलब वहाँ पे रहते हैं। कनाडा में रहेंगे, साइबेरिया वाला बेल्ट में रहेंगे, मतलब ठंड प्रदेश में रहते हैं। और देखो, यहाँ पर समुद्र के पास कहीं कहीं तो पानी भी होगा, तो इसमें मछली वगैरह को हंट करने के लिए एक दे नीड अ वेरी शार्प टूल। दैट शार्प टूल इज कॉल्ड एज द हार्पून। तो इसका करेक्ट आंसर है हार्पून। और इस बर्फ पर तो आपका मारुति और स्कॉर्पियो तो चलेगा नहीं। जिस बर्फ पर एक गाड़ी चलती है जिसको ये यूज करते हैं, उस गाड़ी का नाम है स्लेज। ठीक है। और इनका जो गर्मी में जब बर्फ मेल्ट हो जाता है तो जो गर्मी में झोपड़ी लगाते हैं उसको कहते हैं टोपीक, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो जो सर्दी में रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द इग्लू। और एस्किमो ट्राइब इधर प्रेजेंट होते हैं एंड दे यूज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज अ हार्पून। ठीक है, ये भी सुंदर क्वेश्चन है यार। और इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखो। जब चीज़ों को आप अप्रिशिएट करेंगे तो दिस इज द वे यू लर्न द थिंग्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड इज, कौन सा है? द हाईएस्ट नेविगेबल लेक, मतलब नेविगेबल लेक का मतलब क्या होता है? नौकायान लेक, मतलब जहां पर आप नाव चला सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज लेक टिटिकाका। बट वेयर इज द लेक टिटिकाका प्रेजेंट? इफ यू सी द मैप, दिस इज द लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका इज प्रेजेंट बिटवीन द पेरू है और बोलिविया। पेरू और बोलिविया के बीच में है लेक टिटिकाका, और इससे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है भी नहीं। तो करेक्ट आंसर एक फैक्ट नुमा क्वेश्चन है एंड कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, लेक बैकाल क्या है? लेक बैकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। कहाँ पर है? इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कहाँ पर है? रूस में है लेक बैकाल। इट इज द डीपेस्ट एंड द ओल्डेस्ट लेक। पूरे विश्व का डीपेस्ट लेक भी है, ओल्डेस्ट लेक है। और कैसा लेक है? लेक बैकाल फ्रेश वाटर लेक है दोस्त। लेक सुपेरियर कहाँ है? जो ग्रेट लेक जो यूनाइटेड स्टेट्स में नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है, जो ग्रेट लेक नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा और यूएस के पास बॉर्डर पे है। लेक सुपेरियर जो है ग्रेट लेक का सबसे बड़ा जो है लेक सुपेरियर, सुपेरियर मतलब सबसे बड़ा। और ये सरफेस एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ग्रेट लेक सबसे बड़ा फ्रेश वाटर मीठे पानी का झील है ग्रेट लेक। और ग्रेट लेक में भी लेक सुपेरियर। और अगर आप वॉल्यूम के दृष्टिकोण से देखें, अमाउंट के दृष्टिकोण से देखें, इट इज लेक बैकाल। दिस लेक बैकाल इज कॉल्ड एज द पर्ल ऑफ साइबेरिया। इट इज कॉल्ड एज द गैलापागोस ऑफ रशिया, है ना। तो इस तरह से सारा चीज बताया हुआ है, तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग इसको गलत किया होगा, और जो गलती किया है ना, वो कान पकड़ के 2 बार उठा बैठी करो जहां पे इस वीडियो को देख रहे हो। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज, बहुत लोग इसमें मारा होगा एंडीज माउंटेन, इसको हमने जान से दिया है, पर ये गलत है मेरे दोस्त। द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इज अपना नन। ठीक है, अब पूछो क्यों?
द क्वेश्चन इज, हम पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट माउंटेन रेंज अगर हम आपसे पूछते तब आप एंडीज मारते। एंडीज कहाँ है, आपको सारा चीज बताया हुआ है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है एंडीज माउंटेन सिस्टम। पर आल्प श्रेणी कहाँ है, यूरोप में आल्प की श्रेणी है। रॉकी माउंटेन की श्रेणी कहाँ है, सब बताया हुआ है, गो एंड वॉच द वीडियो। एपलेशियन माउंटेन सिस्टम को क्या कहते हैं, एपलेशियन माउंटेन सिस्टम आर द ओल्ड माउंटेन सिस्टम एंड दिस एपलेशियन माउंटेन सिस्टम आर ऑफन रिफर्ड टू एज द अरावली ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और अरावली अपना जो है उसको कभी जब भी कहा जाता है कि इट इज एपलेशियन माउंटेन सिस्टम ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। अरावली जो श्रेणी है इसकी जो सबसे बड़ी पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, और गुरु शिखर कहां पर है, माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, रॉकी माउंटेन के बारे में खूब डिटेल में बताया हुआ है, गो एंड वॉच द वीडियो। एंडीज माउंटेन के बारे में खूब बताया हुआ है, गो एंड वॉच द वीडियो। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा माउंटेन सिस्टम कौन है यार, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहाँ है, माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम का पार्ट है कि किसका माउंटेन सिस्टम का पार्ट है। तो कैसे आप एंडीज मार देंगे, इसका नन हो जाएगा, मोर देन वन हो जाएगा। देखो एक चीज यहां पर बताना मैं चाह रहा था और इसलिए इस क्वेश्चन को फ्रेम भी किया था कि पहले हम लोग ये मान के चलते थे कि जो माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, बट अब चाइना और नेपाल के बीच में लड़ाई चल रहा था कि इसकी ऊंचाई क्या है। अब चाइना एंड नेपाल हैव एग्रीड दैट द माउंट एवरेस्ट ओरिजिनल और द एक्चुअल हाइट इज 8848.86 मीटर। इट मीन्स माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर से बढ़ गई है एंड दिस इज द न्यू डेटा एंड यू शुड बी अवेयर विद द सेम। ठीक है, नाउ लेट अस मूव। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वीडियो में जाकर देखो। ग्रासलैंड ऑफ द हंगरी इज कॉल्ड, आपको अगर आपको याद है तो हमने डाउन्स के बारे में बताया था। डाउन्स मुरे और डार्लिंग बेसिन का इनकाउंटर होता है, वो सब हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। पुस्तज कहाँ पे होता है दोस्त, पुस्तज हंगरी में होता है। विल्च कहाँ होता है, साउथ अफ्रीका में होता है। प्रेयरी कहाँ होता है, नॉर्थ अमेरिका में होता है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एसटीपी कहाँ होता है। कम से कम इतना तो हम भी चेक करें कि आपको कुछ और भी पता है कि नहीं। देखो लार्ज कॉफी प्लांटेशन इन द ब्राज़ील इज कॉल्ड। ठीक है, ब्राज़ील से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा और हम लोगों को तैयार होना चाहिए, और ब्राज़ील को हम लोगों ने बहुत डिटेल में भी पढ़ा है। अगर आप साउथ अमेरिका को देखिएगा तो साउथ अमेरिका से आपका इक्वेटर भी पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है ना। जो ब्राज़ील एक ऐसा देश है, अगर आप यहाँ से देखिएगा तो इक्वेटर जो पास हो रहा है वो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से पास हो रहा है। 3 देश से पास हो रहा है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो ब्राज़ील से पास हो रहा है। कहने का मतलब है कि ब्राज़ील वो देश है जिससे इक्वेटर भी पास हो रहा है। साउथ अमेरिका का मात्र देश है जिससे इक्वेटर भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है, इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो समिट होता है। अब कब होता है इसको गूगल कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि ब्राज़ील में एक पोर्ट का हमने आपको जिक्र किया था, उस पोर्ट का क्या नाम है, पोर्ट ऑफ सेंटोस। जो पोर्ट ऑफ सेंटोस है इसको कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है क्योंकि यहीं से कॉफी का पूरा एक्सपोर्ट होना स्टार्ट होता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो लार्ज प्लांटेशन ऑफ द कॉफी होता है, एकदम जो विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, दैट लार्ज प्लांटेशन ऑफ द कॉफी इज कॉल्ड एज फजिंडा। ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चन हमने बचा कर रखा था कि आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए। डाउन्स को आप ऐसे ही काट सकते थे, डाउन्स का तो एक ग्रासलैंड है ना। कॉफ़ी हब का कोई मतलब नहीं हुआ, रोस्ट्री का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तुक्का मारने के लिए भी अपना जो टेंडेंसी है डेवलप करिए। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप और ध्यान से देख रहे होंगे तो एक देश है कोलंबिया। आप देख रहे हैं एक देश है कोलंबिया। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से पास हो रहा है। पर यहाँ पर अगर आप इसको आप एप्रिशिएट करिए, यहां पर कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। यहां पर कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर। अगर आप इस कोलंबिया को ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है, पनामा कैनाल और इस्थमस ऑफ पनामा। जो पनामा कैनाल है वो हम लोग डिस्कस किए थे, द पनामा कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द प्रशांत महासागर। बट देयर इज अ कंट्री इन द साउथ अमेरिका विच इज कोलंबिया। अगर इस कोलंबिया का अगर आप मैप देखते हैं मेरे दोस्त, तो आप ये देखिए कि ये जो कोलंबिया है ये गजब इसका लोकेशन है। इसका एक पार्ट अटलांटिक ओशन से टच कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है पैसिफिक ओशन से टच कर रहा है। सो कोलंबिया इज दैट कंट्री विच टचेज बोथ द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। हेंस बिकॉज ऑफ इट्स
गजब का ज्योमेट्री, ज्योग्राफिकल लोकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो इट इज द ओनली कंट्री इन द साउथ अमेरिका विच टचेज बोथ द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन. वेनेजुएला के बारे में हमने लेक माराकाइबो के बारे में बताया था, और जो लेक माराकाइबो है नेचुरल गैस का गजब का इसके पास भंडार है और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को चलाता है, यही है लेक माराकाइबो, है ना. तो इस तरह से हम लोग को चीज़ पता हो गया. तो कोलंबिया इज अ कंट्री विच टचेज बोथ द ओशन, ठीक है. फजेंडा उसको बोलते हैं. इसको ऐड दिस इन द नोट्स, है ना. जो नोट्स अपना साउथ अमेरिका वाला बना हुआ है उसमें जो 25% वाला जो हमने आपको बताया है कि ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे 25% स्पेस रहेगा. डू प्लग दिस इंफॉर्मेशन देयर इटसेल्फ ओनली, है ना, कि एग्जाम के समय थिंग्स बिकम इजी फॉर अस. अच्छा, एक चीज आप बताइए, यहाँ पे कौन सा देश है दोस्त? इस देश का नाम है इक्वाडोर. इक्वाडोर के सामने एक देख रहे हैं छोटा छोटा आइलैंड आपको दिख रहा है. दिस आइलैंड इज कॉल्ड एज द गैलापागोस आइलैंड, ठीक है. और इक्वाडोर के अधीन ही है गैलापागोस आइलैंड. ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हमने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? ग्रीनलैंड. जो ग्रीनलैंड है वो 3 टाइम्स किसका है? न्यू गिनिया का. जो सेकंड नंबर का विश्व का आइलैंड कौन है? न्यू गिनिया. तो 3 गुना द सेकंड है ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक. ग्रीनलैंड के बारे में अगर आप देखोगे तो एक गजब का इसका कैरेक्टरिस्टिक है मेरे दोस्त. ग्रीनलैंड को अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड है कहाँ प्रेजेंट? इट इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. बट इसके ऊपर अधीन, मतलब ये किसके अधीन है? यह डेनमार्क के अधीन है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है. तो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज ऑफ डेनमार्क, इट इज ऑफ द यूरोप. पर ये कॉन्टिनेंट में किसका है? इट इज द कॉन्टिनेंट, इसका नॉर्थ अमेरिका है. ठीक उसी प्रकार जिस तरह से ग्रीनलैंड पर एकाधिकार डेनमार्क का है, उसी तरह से जो गैलापागोस आइलैंड है इस पर एकाधिकार इक्वाडोर का है ना. तो इस तरह से चीज़ों को करिए. गैलापागोस आइलैंड इज प्रेजेंट इन, बताओ कहाँ पे प्रेजेंट है? ये बताया कि गैलापागोस आइलैंड यहाँ पर है और इक्वाडोर का इस पर एकाधिकार है. तो किस में होगा? अटलांटिक ओशन में है क्या? यहाँ पे तो है ही नहीं. इंडियन ओशन में है क्या? बिल्कुल नहीं है. इंडियन ओशन में क्या है? सेसिल्स है, ठीक है. मेडागास्कर है, डिएगो ग्रेसिया है, ये सब हैं. मेडिटेरेनियन सी में है क्या? नहीं है. करेक्ट आंसर पैसिफिक ओशन हो जाएगा, है ना. चीज़ों को प्लग करो. देखो ये सब वो चीज़ है ना कि हमने ये सब चीज़ तो हम आपको बता सकते थे. ऐसा नहीं है कि वीडियो में अगर हम चाहते तो वहाँ पे जो वीडियो में है वहाँ से हम लोग छोटा छोटा एक एक दो इन्फॉर्मेशन बचा के रखे हैं. क्यों इन्फॉर्मेशन बता के रखे हैं? देखो स्पून फीडिंग अगर जो है ना ये बहुत ख़राब चीज़ है. अगर स्पून फीडिंग के थ्रू अगर हम आपको सब दे देंगे तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर हम आपको क्या चाहते हैं कि आप यहाँ पर गलत कर दीजिए. जो भी चीज़ गलती करिएगा वो याद रखेगा. अगर आप 66 बीपीएससी का हम क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप अगर जो क्वेश्चन गलती किए हैं और पेपर को एनालाइज किए होंगे तो अभी भी आपको याद होगा, आप जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे. उसी तरह से यू आर फ्री टू डू मिस्टेक्स. हम लोग के पास जितना मिस्टेक करना है करो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग दोस्त हैं, भाई हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? मिस्टेक करो. मेंस में जितना गंदा आंसर लिखना है लिखो. अगर हमको चिढ़ बरे तब तो कि भाई तुम बहुत गंदा आंसर लिख रहे हो. आप आंसर लिख के हमको देते हैं, हम तो उस पर एक एक आंसर एक एक वर्ड पढ़ते हैं. बिकॉज जब हम भी आंसर लिखते हैं, अभी भी जब हम लोग मेंस देते हैं, जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इवैल्यूएटर हमारा एक एक वर्ड पढ़े, हमको बताओ कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, है ना. तो दिस इज द वे यू स्लोली ऐड वैल्यू टू योर सिस्टम एंड डू फील फ्री टू डू मिस्टेक्स. पूरा गलती करो, जितना गलती करना है करो. सिलेक्शन लेना है ना. गैलापागोस आइलैंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना. एक है यार टॉरस स्ट्रेट. टॉरस स्टेट कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, और आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पपुआ न्यू गिनिया है. और ये जो स्टेट है मेरे दोस्त, इसी को आप टॉरस स्टेट बोलते हैं. जहाँ भी टॉरस स्टेट या जहाँ भी स्टेट बनेगा तो वहाँ पे एक जल संधि होगा. कहीं भी आप स्टेट देखिएगा वहाँ पे जल संधि किया जाएगा कि भाई इस पानी को कैसे इस्तेमाल करोगे. ठीक है, जैसे पाल के स्टेट जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, वहाँ भी एक जल संधि होगा. हम लोग जब इंडिया पढ़ेंगे तो बताएंगे. तो टॉरस स्टेट के साथ टॉरस जल संधि बनता है, टॉरस वाटर ट्रीटी बनता है. जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी अपना और पाकिस्तान के बीच में है 1960 के आसपास हुआ है कि हम लोग इंडस के पानी को कैसे शेयर करेंगे. चिनाब, झेलम वगैरह का पानी कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा कि हम लेंगे? कितने प्रतिशत में लेंगे? उसी तरह से हाउ दिस वाटर विल बी शेयर्ड बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया एंड द पपुआ न्यू गिनिया. दिस इज कॉल्ड एज द टॉरस स्ट्रेट. ऑस्ट्रेलिया का अगर आप नीचे देखेंगे तो तस्मान के साथ साथ ही एक स्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड एज द बास स्ट्रेट, और वहाँ पे बास जल संधि है. उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम ओवरबर्डन आपको करना नहीं उचित समझे. दिस टॉरस स्टेट वाला इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू हैव अ लुक. अभी सुंदा स्टेट के बारे में पूछा था, है ना, सीडीपीओ के एग्जाम में शायद, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन को फ्रेम किया कि हो सकता है और भाई नीचे चला जाए. विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट ऑफ द थर्स्टी लैंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया. माई फ्रेंड्स,
देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे एकदम कमांड कर लो, और जितना भी आपने वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, आप अपने पढ़े होंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। जो हम लोगों ने सिलसिलेवार ढंग से कवर किया है, इसके बाहर आ ही नहीं सकता है, विश्वास मानिए। आप लोग अगर पुराने लोग जुड़े हुए हैं तो यू डू अंडरस्टैंड दिस। देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने एक आध चीज़ बताया था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो कोरल रीफ है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ये कोरल सी है, और ये तस्मानिया और यहाँ पर बास स्ट्रेट है, और यहाँ पे टोरस स्ट्रेट है। हमने अभी आपको ऊपर बताया कि ये जो वेस्टर्न पार्ट और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया है, ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ अ सिल्ट। जो सिल्ट का पार्ट है वो बहुत पुराना रॉक सिस्टम उसके पास है, बहुत पुराने क्रस्ट हैं। तो जब पुराना क्रस्ट है, दे आर वेरी रिच इन द मिनरल, एंड दिस पार्ट इज वेरी रिच इन मिनरल। और यहीं पर आपको माउंट मैग्नेट मिलता है, और यहीं पर आपको कुलगर्दी मिलता है, और कुलगर्दी से कुछ दूर के दूरी पर कलगुरली है, और कलगुरली भी गोल्ड माइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी सेंट्रल पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में आप देखते हैं कि सबसे बड़ा डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, जिसको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट बोलते हैं। इसी पार्ट में अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी प्रेजेंट है। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूँ, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके पास डेजर्ट ही डेजर्ट भरा पड़ा है, वहाँ पर पानी की किल्लत होगी कि नहीं? जब पानी की किल्लत होगी तो इसीलिए इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ द थर्स्टी लैंड। और हमने ये भी आपको बताया कि यहां पर एक माउंटेन श्रृंखला है, और इस माउंटेन श्रृंखला को क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इस माउंटेन श्रृंखला के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने ये भी आपको बताया कि यहां पर एक अपरंपार जल भंडार है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेट आर्टिजन फ्रेश वाटर लेक है, मीठा पानी है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नीचे है। एंड दिस ग्रेट आर्टिजन बेसिन इज द लाइफलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में पानी की दिक्कत है, और आप एक कंडीशंस देखिए, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, फिर भी पानी की दिक्कत है, कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट ऑफ द थर्स्टी लैंड। क्यों? मीठा पानी की कमी है, यहाँ पे खारा पानी अवेलेबल है, समुद्री पानी अवेलेबल है, पर समुद्री पानी हम पी नहीं सकते, और इसको डिस्टिल करना, ऑस्मोसिस के करना, थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। एंड प्लीज keep this in mind that this great artesian basin is a reservoir of the fresh water lake, मीठा पानी का है, and this is present beneath this great dividing range. We have all discussed these things, no? माउंट मैग्नेट इज फेमस फॉर, अभी हमने बताया कि माउंट मैग्नेट किसके लिए फेमस है मेरे दोस्त, माउंट मैग्नेट इज फेमस फॉर द गोल्ड। कुलगर्दी, कलगुरली, ये सब बताया हुआ है। दीज आर द चवन्नी टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। जो नए लोग हैं, इट मे साउंड वेरी कि भाई आप माउंट मैग्नेट भी नहीं बता रहे हैं, तो इट विल बी सिंपली अ रिपीटेशन। एंड देखो रिपीटेशन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू लेकर आते हैं, और एमसीक्यू के थ्रू आपको माउंट मैग्नेट बता दिया, थोड़ा सा कलगुरली बता दिया, थोड़ा सा कुलगर्दी बता दिया। पर इन चीज़ों का बेसिकली एम क्या होता है कि आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक तो ये फैक्ट नुमा क्वेश्चन है, जब फैक्ट नुमा क्वेश्चन है तो कितना रिटेन करोगे। फैक्ट नुमा क्वेश्चन दरोगा उरोगा के लिए यूजफुल है, बट दिस इज नॉट यूजफुल फॉर द पीसीएस टाइप ऑफ द थिंग। वहाँ पे आप मार खा जाएंगे क्योंकि वो एप्लीकेशन पूछ लेगा। पर मामला ये है कि जो एमसीक्यू मॉडल है, इसलिए ये मॉडल महत्वपूर्ण है, ताकि आप इस मॉडल के थ्रू हम आपको थोड़ा सा चिंगारी देंगे, थोड़ा सा आग लगाएंगे। अब आपको लगा कि यार ये मास्टर बहुत अच्छा है, तो अब मास्टर का फिर हम बोलेंगे कि मेरा कोर्स खरीदो, तो हम अपने 4,000 रुपया ले लेंगे, 5,000 रुपया ले लेंगे। पर हम लोग ये सब सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं। जब हम लोग फ्री बोलते हैं तो हम फ्री का मतलब समझते हैं कि फ्री का मतलब जीरो होता है, और जीरो का मतलब ये नहीं होता कि हम आपसे डंडी मार देंगे। जीरो का मतलब ये होता है कि हम आपको सिलसिलेवार ढंग से कोर्स देंगे, एमसीक्यू मॉडल से नहीं कि कुछ ऑस्ट्रेलिया बता दिया, कुछ साउथ अमेरिका बता दिया, कुछ नॉर्थ अमेरिका बता दिया, बच्चा को कुछ मिलेगा ही नहीं, दरोगा का एग्जाम में थोड़ी बैठ रहा है। पर यही मॉडल ही है दोस्त, इसी से आप कोर्स खरीदते हैं, है ना। तो इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश रहेगी। बाकी तो देखिए, ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग से पैसा लेंगे, अभी तो ज़रूरत हमें है नहीं, है ना। ज़्यादा कोर्स को प्रोलिफरेट करना होगा तो देखा जाएगा, और लेंगे भी तो 100-200 रुपया वाला ऐसा कुछ सिस्टम रखा जाएगा, है ना। तो माउंट मैग्नेट इज फेमस फॉर गोल्ड, है ना। चलो, द इक्विपमेंट, ये क्वेश्चन दिया गया, द इक्विपमेंट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जब हम आपको बताया कि जो एटमॉस्फेयर वाला अपना वीडियो आ चुका है उसको जाकर पढ़िएगा, तो हम एटमॉस्फेयर में जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए तो चवन्नी भर का क्वेश्चन है, ठीक है। याद है ना यार, हम लोग जो भी एयर कंडीशनिंग का डिजाइनिंग करते हैं, एयर कंडीशनिंग में कितना डिग्री, अच्छा ये बताओ मैकेनिकल इंजीनियर लोग कि बॉडी का बेस्ट बॉडी कब फील करता है, बॉडी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कब फील करता है, 50 डिग्री ह्यूमिडिटी होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसीलिए जो एयर कंडीशनिंग होता है उसको लिखा जाता है कि 24.4 डिग्री पे चलाओ, क्योंकि बॉडी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इसी टेम्परेचर पे फील करता है। पर ये चीज़ तुम निकालते कैसे हो कि सबसे ज़्यादा ये टेम्परेचर पे फील करता है अपना बॉडी कंफर्टेबल? उसको आप कहते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट।
है ना, जो भी साइकोमेट्रिक चार्ट से आप निकालते हैं। और यही साइकोमेट्रिक चार्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो नॉन साइंस वाले बैकग्राउंड के लोग हैं, याद रखिएगा कि इस तरह का प्रश्न पूछता है। साइकोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जो उमस होता है, तो आपने बोलते बहुत उमस हो गया है, तो साइकोमीटर यूज होता है। दिस इज वेरी वेरी मार्केट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रॉब्लम्स, कैन बी अ, आप इसको आपको पेपर में मिल सकता है। विच इज इनकरेक्ट मार्केट, विच इज इनकरेक्ट। देखो, जो इनकरेक्ट में अगर जो गलती करते हो ना, उसको फिर तो तुम गंगा में भी स्नान करोगे तो तुमको यार जन्नत नहीं मिलेगा। अगर अब कोई लड़का बोलता है सर हम इनकरेक्ट नहीं पढ़े, अरे क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़ो, नहीं तो हड़बड़ी क्या है यार। यूपीएससी का थोड़ी एग्जाम है कि तुम्हारे पास समय का कमी पड़ जाएगा, या यूपीएससी में भी कहाँ समय का कमी पड़ता है यार, छोटा मोटा एग्जाम में समय का कमी पड़ता है। आपने कभी सुना कि पीसीएस में मेरा एग्जाम का समय का कमी पड़ गया? दरोगा में पड़ सकता है यार, भरपूर समय दिया जाता है। इत्मीनान से क्वेश्चन पूछो, बिकॉज दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट। आप करेक्ट और इनकरेक्ट में गलत करेंगे तो ये अक्षम्य अपराध है ना। तो प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्यों ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था? ओजोन के लिए था। किसको बैन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करता है। इसमें से क्लोरीन निकलता है और ओजोन का जो डिप्लीशन है, चैपमैन साइकिल को है, उसको इन्हांस करता है। ओजोन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। क्यों? ऑक्सीजन पे सूर्य भगवान की रोशनी पड़ी, फोटोलिसिस हो गया, ऑक्सीजन एक दो रेडिकल के रूप में टूट गया। अब फिर ऑक्सीजन जो रेडिकल है इसको स्टेबल होना है, अनस्टेबल आदमी है। जैसे अभी हम लोग क्या है, हम लोग शादी नहीं किए हैं, तो हम लोग में स्टेबिलिटी है कि अनस्टेबिलिटी है? अनस्टेबल हो दोस्त। क्यों? आज इधर मुंह मार लिए, आज उधर मुंह मार लिए, आज इधर मुंह मार लिए, अनस्टेबल है। शादीशुदा आदमी मुंह मारेगा? नहीं मारेगा। क्यों? स्टेबल है, उसकी जीवन में स्थिरता है। और हमारे आपके जीवन में स्थिरता नहीं, इधर मार रहे हैं मुंह, उधर मार रहे हैं, तो दिस इज वेरी बैड, मत मुंह मारा करो, है ना। तो उसी तरह से ओजोन ऑक्सीजन है, अनस्टेबल है। इसको यहाँ से लॉलीपॉप मिला, सूर्य भगवान कभी रोशनी ज़्यादा दिखा दिए, भाई खुश, ब्रेक कर गया, अनस्टेबल आदमी है। फिर अब अनस्टेबल होगा, फिर कभी भी हम लोग को फील होता है, कोई दोस्त डालेगा मालदीव्स में, बीच में फोटो लगे, यार ब्याह करना बहुत जरूरी है ना। तो फिर हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ भागेंगे, तो फिर ओजोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये साइकिल चलते रहता है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इस साइकिल को एडवांस कर देता है, फास्ट करता है। इट हैज़ नो क्लोरीन, यार नाम में ही देखो ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, तो कॉमन सेंस बता रहा है कि इसमें क्लोरीन है ही नहीं, नाम में ही नहीं है ना। इट डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो स्टेटमेंट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा मतलब जो क्रिटिसिज्म ये है कि ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, मतलब ओजोन को डैमेज तो नहीं करता, पर ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। ग्लोबल वार्मिंग करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैस है। याद रखना, जिस भी गैस में फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरिनेटेड जितने गैस रहेंगे, दिस ऑल फ्लोरिनेटेड गैस विल कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जिसमें भी फ्लोरीन है तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, तो यस आई डू एग्री दैट इट इज नॉट अ ओडीएस, इट इज नॉट अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, एग्रीड। बट अभी क्या चल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर को कंटेन करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास प्री इंडस्ट्रियल लेवल के थ्रू मेरे दोस्त। तो आपने एक ऐसे सब्सटेंस से, ठीक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमने बैन किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हम बोलते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज योर सब्स्टिट्यूट, बट दिस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज नॉट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बट इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैस है, तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ लगाएंगे, CO2 का रिडक्शन करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को डिफीट करता है। इसलिए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट हैज अ लो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, वेरी ट्रू। इट इज अ सब्स्टिट्यूट टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेरी ट्रू। ये भी ट्रू, सब ट्रू है। तो बताइए कौन गलत है? करेक्ट आंसर है इट इज अ ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड बाई, ओजोन लेयर कब डिस्कवर करता है? देखो, इस तरह का फैक्ट नुमा क्वेश्चन भी हम लोग जान से डालते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि सर मज़ा नहीं आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन में, पर मज़ा ही सब कुछ थोड़ी है। जीवन में बहुत मज़ा लेने लगोगे तो घाटा पड़ सकता है ना, मज़ा कम लो। तो 1913 में चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूशन जो है ओजोन की खोज करते हैं, ओजोन लेयर की बात करते हैं। ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है यार? जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर को ही हम लोग ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से कहाँ प्रेजेंट है? 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर। देखो, रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना बज गया? अगर आप देखें तो 1:30 बज गया, कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रेटोस्फीयर,
तो और हम भी यहाँ पे कुत्ता की तरह भौंक रहे हैं, मतलब वो बाहर भौंक रहा है, हम यहाँ पे भौंक रहे हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर है। अब आप देखिए तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है 18 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर है मेरे दोस्त। बट ये 18 से 35 किलोमीटर के आसपास जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो प्रेजेंट होता है, इसको आप ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। सिंस ozonosphere is not a new layer of the atmosphere, ozonosphere is the subset of the stratosphere, hence sometimes stratosphere is also called as the ozonosphere. When we say the ozonosphere we mean what? It is 18 से 35 किलोमीटर। when 18 से 35 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, when we say ozonosphere we mean by default it is the lower layer of the stratosphere. It is the stratosphere in which the aeroplane flies. जो आप उड़ के जाते हैं ना पटना, यहीं से उड़ के जाते हैं। ठीक है, क्यों एरोप्लेन फ्लाई? आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होते हैं, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म नहीं होता, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? ये सब चीज़ कहाँ होते हैं? ये सब चीज़ जो है मेरे दोस्त वो ट्रोपोस्फीयर में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होता है। स्ट्रेटोस्फीयर का एक कंडीशन और है कि यहाँ पे जो कंडीशन होता है, जो लोअर लेयर होता है, उसमें मोर और लेस आइसोथर्मल कंडीशन होता है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हवाई जहाज़ है उसके स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके मेटल के फैटिग के लिए, फेलियर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेयर डज एरोप्लेन फ्लाई? दे डू फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, जो टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह का, जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जो सिग्नल का आदान प्रदान होता है, अगर आप एक बार देखते होंगे कि पोल पर ऑरोरा वाला सिस्टम होता है, एकदम लगता है कि रात में दिन हो गया, एकदम प्रकाशमय हो जाता है। ये जो सारा चीज़ जो होता है ये आइनोस्फीयर में होता है। ये आइनोस्फीयर कोई नया लेयर नहीं है, ये वही मेजोस्फीयर थर्मोस्फीयर है। मेजोस्फीयर में क्या होता है? कॉमेट्स वगैरह जो हम लोग के धरती की तरफ आते हैं बर्न होते हैं, जो मैटियोर्स आते हैं धरती की तरफ वो बर्न होते हैं मेजोस्फीयर में। और आइनोस्फीयर इज सेम एज थर्मोस्फीयर, और ये हमने वीडियो में आपको बता रखा है क्लासिफिकेशन पे। प्लीज डू गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। विच लेक इज कंप्लीटली प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? जो हमारे अपने पुराने जो अगर वीडियो आपने देखा है तो आपके लिए चवन्नी भर का क्वेश्चन है। मतलब मैं लेक मिचिगन की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा। ये 5 लेक जो हैं ये सरफेस एरिया के दृष्टिकोण से मेरे दोस्त सबसे बड़े लेक हैं। सरफेस एरिया के दृष्टिकोण से, कलम चेंज करने दो। सरफेस एरिया के दृष्टिकोण से हमने आपको बता रखा है कि जो ग्रेट लेक्स हैं दे आर एट द बॉर्डर ऑफ कैनेडा। क्या हुआ? ओहो, दे आर एट द बॉर्डर ऑफ कैनेडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोनों के बॉर्डर पे हैं। पर ये जो लेक मिचिगन है दिस इज कंप्लीटली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एकदम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वहीं पर है। और एक इसी लेक मिचिगन में शिकागो शहर है। शिकागो आपको पता है, विवेकानंद वाला जाते हैं शिकागो शहर में, और शिकागो को कसाईयों का शहर कहा जाता है। क्यों कसाईयों का शहर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मीट का भयंकर प्रोडक्शन होता है। मीट का मतलब यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्रीज हैं और मीट को प्रोसेस किया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिटी ऑफ स्मोक, और यहाँ पर सिगरेट को बैन करने की नौबत आ गई थी। शिकागो शहर की बात है, यहाँ पर लेक मिचिगन पे है शिकागो शहर। हमने आपको बता रखा है कि लेक सुपेरियर और लेक ह्यूरॉन एक लिंक कैनाल से जुड़ते हैं, और इस कैनाल का नाम है सू कैनाल और सू लॉक, है ना। इट कैन बी अ क्वेश्चन कि सू कैनाल और सू लॉक जो है लेक सुपेरियर को लेक ह्यूरॉन से कनेक्ट करता है। सरफेस एरिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा मीठा पानी है, और अगर ग्रेट लेक में पूछेगा तो लेक सुपेरियर। यहाँ पर एक चीज़ और बताते चले कि लेक सुपेरियर के पास क्या है? लेक सुपेरियर के पास ही मिसबई रेंज है, एंड दिस मिसबई रेंज इज़ वेरी फेमस फॉर व्हाट? दिस मिसबई रेंज इज़ वेरी फेमस फॉर द आयरन ओर प्रोडक्शन। क्या अब इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा यार? उसकी औकात नहीं है कि इससे बाहर जाएगा मेरे भाई, है ना। तो सू लॉक मिसबई रेंज हो गया। एक चीज और मुझे आप बताओ कि अच्छा, एरी के पास यहाँ पर एक शहर है, याद है हमने बताया था, यहाँ पर लेक एरी के पास एक शहर है, बफेलो नेशनल पार्क भी बनता है, और इसका शहर का नाम है बफेलो सिटी। ठीक है, बफेलो सिटी। कुछ और छूट रहा है जो हम बताने सोचे थे यार, दिमाग से निकल गया कुछ तो। हाँ देखो, ये बताना था कि देखो लेक ओंटारियो और लेक एरी के बीच में एक फॉल है, ठीक है। इस फॉल का नाम है नियाग्रा फॉल्स, और
ये बताइए कि जो नियाग्रा फॉल, बिहार का नियाग्रा फॉल किसको बोलते हैं? बताया हुआ क्वेश्चन है, चवन्नी भर का क्वेश्चन है, और जो पुराने लोग हैं जो बिहार स्पेशल पढ़े हैं उनके लिए चवन्नी भर का सवाल है। एक बिहार का फॉल है जिसको हम लोग काकुलत वाटरफॉल बोलते हैं। काकुलत वाटरफॉल कहाँ है? नवादा में है। एंड दिस काकुलत वाटरफॉल इज कॉल्ड एज नियाग्रा ऑफ बिहार, है ना? कैन बी अ क्वेश्चन। तो लेक एरी और लेक ओंटारियो के बीच में वी हैव द नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, बाकी सब तो चवन्नी भर का ही सब बताया हुआ है। अननेसेसरी वीडियो बड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये भी एक सुंदर क्वेश्चन है दोस्त। ये अभी हम एक आंसर लिख रहे थे तो उसमें आया, तो हमने वहाँ से आइडिया लिया कि मेरा जो कॉपी पे फीडबैक ये आया था कि भाई आप जो हैं इसको ऐसे स्टार्ट करिए। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था, तो वहाँ से एक क्वेश्चन कि हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? देखो, ये न्यूयॉर्क शहर है और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है हडसन नदी। ठीक है, हडसन नदी के किनारे पे है। और आप यहाँ पे देखिए कि एकदम गोथिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो बहुत ही पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर को गोथिक स्ट्रक्चर्स आप बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड द गोथिक स्ट्रक्चर्स, और इसको गोथम भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द गोथम और द गोथिक स्ट्रक्चर, जो बहुत ही पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और गगन जो न्यूयॉर्क सिटी है, ये जो यूनाइटेड नेशन है किस आइलैंड पर है? तो अगर आपसे अगर ये पूछे तो मैनहट्टन आइलैंड पर है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स मैनहट्टन आइलैंड पर है। और यूनाइटेड नेशंस हडसन नदी, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर है। और ये जो गगनचुंबी इमारतें हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। ठीक है, गगनचुंबी इमारतों का शहर भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। और डार्लिंग रिवर तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, हडसन नदी यूनाइटेड स्टेट्स में है, अमेजन विश्व की सबसे बड़ी वॉल्यूम वाली नदी है। राइन के बारे में आपको बता चुके हैं या आपको बताना होगा। फिर हम आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि न्यूयॉर्क को ऑफ्टन आप देखते होंगे कि अगर कहा जाता है कि द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। ठीक है, इट इज़ द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। इतना यहाँ पर काम होता है और लोग इतने व्यवस्थित हैं। लोग रात, जैसे हम लोग भी नहीं सो रहे हैं, आप भी नहीं सो रहे हैं, अपने ग्रुप में तो बहुत लोग उल्लू आदमी हैं जो रात भर जगता है, तो पूरा शहर ही रात भर काम करता है। व्हेन द सिटी दैट नेवर स्लीप्स का मतलब है कि यहाँ पे लोग रोजगार के प्रति, अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं कि ये इसके इकोनॉमी को हमेशा रन करते रहते हैं। इसे सिटी दैट नेवर स्लीप्स। और इसको सिटी ऑफ बिग एप्पल्स भी कहा जाता है। यही बार बार दिमाग से मिस हो रहा है कि इसको कुछ तो और कहा जाता है। इसको सिटी ऑफ बिग एप्पल्स भी बिग एप्पल कहा जाता है। क्यों सिटी ऑफ बिग एप्पल कहा जाता है? कि जो सिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द सिटी ऑफ द बिग एप्पल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पहले हॉर्स की बहुत ही मतलब हॉर्स रेसिंग होता था। जब हॉर्स रेसिंग होता था तो यहाँ पे बहुत भयंकर बहुत पहले की बात है, प्राइज़ मिलता था। और जब बहुत प्राइज़ मिलता था तो एक वहाँ की अखबार है टेलीग्राफ, तो उस टेलीग्राफ अखबार में एक आर्टिकल लिखा कि जो भी ये जो हॉर्स जीतते हैं, जो हॉर्स रेसिंग में जीतते हैं, इनको बहुत बिग प्राइज मिलता है। एंड दिस प्राइज को कहा गया है, दिस आर द बिग एप्पल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि एप्पल कंपनी है इसलिए उसको बिग एप्पल कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो हॉर्स रेसिंग होता है और प्राइज बहुत ह्यूज था तो इसको बिग एप्पल कहा जाता है। और वो उस समय के जो स्पोर्ट्स का जो कॉलमनिस्ट थे, जो बहुत नामी कॉलमनिस्ट थे, उनका नाम था गेराल्ड। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अ सिटी ऑफ द बिग एप्पल्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हॉर्स रेसिंग केवल न्यूयॉर्क में होता था, जहाँ पे भयंकर पैसा मिलता था जो जीतते थे। और वो दैट वाज एज गुड एज एन आइडम और फ्रेज आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज द बिग एप्पल। ठीक है, हिंस इट इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ बिग एप्पल्स। The valley of 10,000 smoke is present in, this is a good question, the correct answer is United States of America। कहाँ पे सिटी ऑफ द 10,000 स्मोक्स हैं? अलास्का में प्रेजेंट है। अलास्का वही वाला पार्ट है जिसको रसिया ने सीड किया। अगर आपको ध्यान है तो रसिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसका 75% भाग एशिया में है, पर इसका जो कैपिटल मॉस्को है वो यूरोप में है। तो इट एक्सटेंड्स इन द एशिया एंड यूरोप बोथ। और यहाँ पर क्या है दोस्त? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है 1867 में, ये वाला पार्ट जो है इसको आप अलास्का कहते हैं। और अगर हमें सही से ध्यान है तो यहाँ का 49th प्रोविंस है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। जो अलास्का वाला पार्ट है ये पूरा आइस से ढका हुआ है और अलास्का वाला पार्ट में ही एस्किमो ट्राइब्स वगैरह रहते हैं। और यहाँ पर अलास्का में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ और दिस वोल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड द नोवा रुप्ता इरप्शन। वोल्केनो का नाम है नोवा रुप्ता।
और ये जब आपको पता है कि जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सबसे ज़्यादा क्या रिलीज होता है, वाटर वेपर सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, और वाटर वेपर के साथ दुनिया भर का गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर सब होगा, और वो सब वाटर वेपर में डिजॉल्व करते हैं। और साथ साथ जब अर्थ से निकलेगा चीज़, तो अर्थ से जो चीज़ रहता है, जो अर्थ में प्रेजेंट होता है, जब तक जो मटेरियल अर्थ में प्रेजेंट है, अर्थ के नीचे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्मा। जब वो मैग्मा धरती पे आ जाती है तो उसको आप लावा कहते हैं। तो लावा इज नथिंग बट लावा इज द मैग्मा विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, उसको आप लावा कहते हैं मेरे दोस्त। और जब लावा निकलेगा तो अर्थ से ढेर सारा गंदगी निकलेगा, राख निकलेगा, ऐश निकलेगा। तो वो जो अलास्का वाला बेल्ट है, यहाँ पे भयंकर ऐश निकला है नोवारुप्ता इरप्शंस, नोवारुप्ता वोल्केनो के इरप्शन के बाद, और इसलिए यहाँ पे भयंकर सारे ऐश हैं और ऐश नुमा स्ट्रक्चर हैं। और वो ऐश जो है इसलिए उसको कहा जाता है वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स, क्योंकि स्मोक में क्या होता है, धुआं निकलता है, उसी कलर का ऐश है, हेंस इट इज कॉल्ड द वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स, अलास्का को कहते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड दिस इन योर नोट्स। ये सब चीज़ ऐड करोगे ना तभी नोट रिफाइन करेगा। और मैं बता रहा हूँ इस टेस्ट के बाद एक भी क्वेश्चन अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का छूटेगा तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल देना, सबसे नालायक कुत्ता का नाम मेरे नाम पर रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर है, ठीक है। ये सब हम दे सकते थे इन्फॉर्मेशन, पर इसको हमने होल्ड करके रखा है। सियरा नेवाडा जो है माउंटेन कहाँ पे प्रेजेंट है, द सियरा नेवाडा माउंटेन इज प्रेजेंट इन द कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया प्रेजेंट है तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेजेंट है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। आटाकामा डिजर्ट रीजन क्या है यार, विश्व का ड्राइएस्ट डिजर्ट जो है वो आटाकामा डिजर्ट है, एंड वी हैड ए इलेबोरेट डिस्कशन ऑन दिस। कहाँ पर प्रेजेंट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। किस देश में प्रेजेंट है, चवन्नी भर का सवाल है, आपको सब पता है। सियरा नेवाडा जो माउंटेन है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच माउंटेन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन। देर इज टू टाइप ऑफ माउंटेन, बहुत तरह के होते हैं, पर टू टाइप ऑफ द माउंटेन होते हैं। एक होता है ब्लॉक माउंटेन और एक होता है फोल्ड माउंटेन। जब भी टेक्टोनिक प्लेट टकराएगा तो उससे जो निर्माण होगा, जैसे हिमालय क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है, जो भी फोल्ड माउंटेन होगा दोस्त वो बहुत ही हाई होगा, बहुत ही ऊंचा होगा। क्यों होगा अभी आप याद रखिए, बाद में हम लोग जब डिस्कस करेंगे वीडियो में तो बताएंगे। जो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण क्या है, विंध्य की श्रेणी जो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। सतपुरा की श्रेणी जो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन टेक्टोनिक प्लेट के टकराहट से नहीं होता है। क्यों, आप देखिए कि एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है। हुआ ये कि यहां पर कुछ अर्थक्वेक आया, मानते हैं कि अर्थक्वेक आया, और ये जो ब्लॉक है नीचे चला गया। कहने का मतलब है कि ये ऐसे है और अब ये ब्लॉक नीचे आ गया अर्थक्वेक के कारण। तो यहां पर जब समय गुजरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो खड्डा है ये भरेगा कि नहीं भरेगा, ये खड्डा भरेगा ना दोस्त। ये जो खड्डा भरेगा तो इसमें घास आएगा, सैंड्स आएंगे, मिट्टी आएगा। मानते हैं 100 मिलियन ईयर्स, या मतलब 100 साल के बाद आप मानते हैं। तो दोनों ऐसे थे, बीच में एक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक दरार हुआ। तो आप देखते होंगे अभी भी कहीं दरार होता है तो खड्डा बन जाता है, कुछ जो पार्ट ऑफ द अर्थ वो नीचे चला जाता है। तो ये अर्थक्वेक आया, ये प्लेट, ये जो एरिया है क्षेत्रफल है नीचे गिर गया। जब ये जो क्षेत्रफल नीचे गिर गया तो समय उपरांत क्या हुआ, ये ऐसे का ऐसे रह गया, और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर जो आपका बचा, यहाँ पर सैंड जमा हुआ, पेड़ पौधा जमा हुआ, और हम लोग आए तो कहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो हम लोग के दृष्टिकोण से जब हम लोग नीचे वाला पोर्शन पे खड़े हैं तो हम लोग के दृष्टिकोण से ये क्या लग रहा है कि भैया ये तो माउंटेन है, पर माउंटेन कुछ नहीं है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है जो टेक्टोनिक प्लेट के टकराहट के कारण नहीं हुआ है, बल्कि बिकॉज ऑफ द सम एक्सोजेनेटिक प्रोसेस और द इंट्रोजेनेटिक प्रोसेस जो है, ये क्षेत्रफल नीचे दब गया था और हम लोग यहाँ पर हैं। तो हमको लगा कि ये तो माउंटेन की तहत है, पर ये माउंटेन की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगा, इन माउंटेन का हाइट ज़्यादा नहीं होगा, जो टेक्टोनिक प्लेट से फॉर्मेशन होगा उसका हाइट ज़्यादा होगा। सतपुरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉक माउंटेन, विंध्या इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉक माउंटेन, हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो इस तरह से एंडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोल्ड माउंटेन। जितने भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स रहेंगे वो फोल्ड माउंटेन के उदाहरण रहेंगे, और ये जो छोटे छोटे माउंटेन रहेंगे दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉक माउंटेन। विंध्या से जाओ ना यार, कैमूर में तरफ जाओ, औरंगाबाद से जैसे तुम निकलोगे एकदम लगेगा कि बगल में तो है, ज़्यादा ऊंचा पे भी नहीं रहता है, दिखते रहता है। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन। माउंट कोटोपैक्सी चवन्नी भर का सवाल है, इस पर कोई डिस्कशन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमने डायरेक्ट लेक्चर से लिया है। कहाँ पे है, एंडीज माउंटेन में प्रेजेंट है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, एंडीज में प्रेजेंट है, और एंडीज में कहाँ पे है, इक्वाडोर में प्रेजेंट है ना। तो माउंट कोटोपैक्सी वाला हो गया, इसमें ज़्यादा है नहीं क्योंकि वीडियो में बताया हुआ है, गो एंड वॉच दैट।
Which country makes the border with both Atlantic and the Pacific Ocean? Just now we had a discussion that it is the Colombia. Colombia जो है ऊपर यहाँ अटलांटिक से भी है और यहाँ पे प्रशांत महासागर से भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करिएगा, पसंद और कुछ सुझाव होगा तो कमेंट करिएगा। और BPSC क्रैकर 4016 तो आपका है ही, उस पर मेल कर सकते हैं, आपका चैनल है, और जो भी सुझाव होगा बोलिएगा। और देखो यहाँ पे हम लोग थैंक यू भी थोड़ा बोल देते हैं। स्लाइड ब्लेड आजकल अच्छा बनाने लगे हैं दोस्त, ठीक है। साइनिंग ऑफ, रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद।